Hello everyone, hope you all are doing well. So, जो मोस्ट अवेटेड वीडियो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की जो इस बार की पेपर है उसका डिस्कशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। तो मैं बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी वीडियो को देखिए। ये आपकी पूरी एग्रीकल्चर ऑप्शनल को कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, सबकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एग्रीकल्चर ऑप्शन में कैसे अप्रोच करना है, सब कुछ क्लियर कर देगा ये वीडियो इस क्वेश्चन के डिस्कशन में। और मेरे कोर्स की भी इंपॉर्टेंस ये वीडियो आप सबको अभी बता देगा। सो रिसेंटली 2-3 दिन पहले आई थिंक एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो एग्जाम हुआ, आई होप आप सब में से जिन्होंने भी दिया उनका अच्छा गया होगा। और जो भी नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे हैं या उनसे आगे 2024 से 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में। तो अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर को देखो तो एक्चुअली उस पेपर में आपको 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये पेपर जो 2 सेक्शंस में आपको बटा हुआ रहेगा। 1 to 4 आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगा, और 5 to 8 जो है आपको सेक्शन बी में देखने के लिए मिलेगा। दिस यू विल बी सीइंग इन सेक्शन बी, और 1 से 4 जो है सेक्शन ए में रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी कंपलसरी। जिसमें 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, दैट इज इक्वल टू 50। और सेक्शन बी में भी सेम 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स जो आपको अराउंड 150 वर्ड में आंसर करने होते हैं, दैट इज ऑफ ऑल्सो 50 मार्क्स। अब बचे ये 6 क्वेश्चन। तो ये जो 6 क्वेश्चन है आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज 20 + 20 + 10 50। दैट इज पहला जो 2 क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, जैसे कि 2A 20 मार्क्स का, 2B 20 मार्क्स का एंड 2C 10 मार्क्स का, और ऐसे करके 50 मार्क्स के रहेंगे। और सेम पैटर्न पे जैसे 2 के पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे 3 भी रहेगा, क्वेश्चन 3ABC करके 50 मार्क्स। क्वेश्चन 4 भी रहेगा 4ABC करके 50 मार्क्स। क्वेश्चन 5 तो मैंने डिस्कस कर दी। क्वेश्चन 6 भी रहेगा ऑफ ABC 50 मार्क्स। क्वेश्चन 7 भी ABC 50 मार्क्स एंड क्वेश्चन 8 भी ऑफ ABC 8A 8B 8C 8, और इस सेम पैटर्न में 20 + 20 + 10। अब इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चंस, यानी कि ये क्वेश्चंस 1 और 5 कंपलसरी हैं, बाकी सब 6 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं ताकि 5 हो जाए। तो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अब देखिए एक सेक्शन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। 5 क्वेश्चन टोटल करना, मान के चलिए कि आपको एक आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, और मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। देखिए इसमें 2 हो गए। अगर आप सोचो कि एक सेक्शन में A1 को छोड़ करके बाकी चारों में सेक्शन बी से कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से करने होंगे, 2 इससे और 3 आप किसी एक सेक्शन में जिससे भी आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो ऐसे करके आपको अप्रोच करना होता है। तो सबसे बड़ा, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 8 में, 1 और 5 जो तो कंपलसरी, बाकी 6 में 3 करने होते हैं, तो ऑप्शंस आपके पास काफी खुले हुए हैं, क्योंकि आप इसमें से अपने आप को एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा से आता है और कौन सा क्वेश्चन मुझे उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो दैट कैन हेल्प। और अब बात करते हैं मेरी कोर्स की, जो मेरी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कोर्स की। तो ओवरऑल आप क्वेश्चन में देखो तो 10 10 20 और 6 3 जा 18, 28 क्वेश्चन रहते हैं ओवरऑल देखो तो ओवरऑल। और आपको करने कितने होते हैं? 1 to 10 और 3 19 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मेरी जो कोर्स है, जो कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स है, पेपर 1 पेपर 2, उसकी हिट रेशियो अराउंड 75% है। मतलब 75% में लोएस्ट लेके चल रहा हूँ, मोर देन 75% से करता हूँ। हिट रेशियो मोर देन 75% है। तो इससे आपको साफ पता चल सकता है कि इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और मैं भी सारी प्रूफ के साथ आपके बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और काफी सारे क्वेश्चन तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन नहीं है कोर्स से, 4-5 क्वेश्चन, जो 3-4 क्वेश्चन दोनों पेपर 1 पेपर 2 सेम पैटर्न की रहती है। पेपर 1 का भी सेम पैटर्न नहीं रहेगा, पेपर 2 का भी सेम पैटर्न नहीं रहेगा। तो दोनों पेपर 1 पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे कोर्स से नहीं आए, एक्सेप्ट दैट। पर मैं सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से है, इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना था, सब कुछ आपको पता चलेगा।
तो इस 28 में अराउंड 22 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली थे, कुछ 3-4 क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी थे जहां पे मैंने कुछ कुछ जिक्र किया था उससे पूछा गया। पर अराउंड 18-20 क्वेश्चन तो 20 मान के चलो डायरेक्ट थे कि जो आपने अगर कोर्स किए होते तो आपने किए ही होते, वो क्वेश्चन कर ही लेते आप आराम से। सो लेट्स सी हाउ अप्रोच। और एक चीज और जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, नोट्स जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, और ये आपको मिल जाएगी हमारे। आपको इसके लिए मेल करना होगा यूपीएस सॉरी एग्री ऑप्शनल और upsc@gmail.com। और ये मेल आपको ये पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना वो में क्या मेल है। आई थिंक दिस इज द मेल, एग्री ऑप्शनल फॉर upsc@gmail.com। तो इस मेल पे आप मुझे मेल कर सकते हो नोट्स के लिए। एक सेकंड आप रुके लाइन, आप रुको मैं कंफर्म कर देता हूँ मेल। यस दिस इज द मेल, एग्री ऑप्शनल फॉर upsc@gmail.com। इस मेल पे आप मुझे मेल करो, आपको वहां पे कंप्लीट नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और नोट्स की क्या हेल्पफुल इसलिए हेल्पफुल है वो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको पता चल जाएगी। अब बात करते हैं इस साल की क्वेश्चन की, कैसी थी क्वेश्चन। तो इस साल की क्वेश्चन अगर आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन से कंपेयर करो, पास्ट 2-3 इयर्स क्वेश्चन, तो इस साल की क्वेश्चन वाज लिटिल बिट टफर साइड पे थी। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करो तो इस साल के क्वेश्चन मुझे पर्सनली थोड़ी टफ लगी। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन से, तो 2023 की क्वेश्चन 2023 की क्वेश्चन थोड़ी टफ लगी मुझे। उसके कुछ रीजंस भी है, अगर आप पिछले 1-2 साल में देखो तो ऑप्शनल की जो मार्क्स है वो थोड़ी कम होती हुई आपको दिखेगी। ऑप्शनल की मार्क्स कम होती, काफी एक टाइम 300-320 तक जाती थी। अब आपको देखो तो 280 तक जो है इट इज गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। और आई थिंक ये क्वेश्चन आप 270-280 आराम से स्कोर कर सकते थे। और जिनका भी 270 प्लस स्कोर है, 260-270 प्लस स्कोर है, आई विल से दैट इज अ गुड स्कोर इन योर ऑप्शनल। अगर आप 280 प्लस कर रहे हो तो इज अ वेरी गुड स्कोर। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जैसे कि अगर आप देखें ट्रेंड को, तो थोड़ी एग्रीकल्चर ऑप्शनल सारे ऑप्शनल की, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस में भी टॉपर्स को 250-260 मैंने देखा हुआ है। काफी सारे टॉपर्स को जो टॉप 100 टॉप 200 रैंक में है 250-260 सब में रखे, अदर्स ऑप्शंस आल्सो। तो अगर आप 270-280 प्लस स्कोर कर रहे हो तो यू आर डूइंग वेरी वेल। और जो भी नहीं कर रहे हो तो वो टारगेट यही करके रखो, 280 प्लस ऑप्शनल में टारगेट करके रखोगे वो, स्पेशली एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन थोड़ी टफ थी इस साल की एज कंपेरेटिव टू प्रीवियस 2 इयर्स, बट येट इट वाज डूएबल। आप आराम से कर सकते थे, 270 प्लस स्कोर कर ही सकते थे। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आई है, और मेरे कोर्स से कहाँ से वो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो मैं कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ। प्लीज पूरी वीडियो देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन था क्या, डिस्कस द रिस्पॉन्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू राइजिंग टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज। तो विद सुटेबल एग्जांपल्स, जो रिस्पॉन्स जो है प्लांट्स का CO2 और राइजिंग टेम्परेचर से क्या है। तो ये देखिए, हालांकि इसे मैंने पेपर 2 में पढ़ा हुआ था, पर आप ये देखिए रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ, हालांकि मैंने C3 C4 प्लांट्स को रिलेटिव में लेकर पढ़ाया था। पर अगर आप इस आंसर को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या है प्लांट्स का रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। मैंने ये पेपर 2 में पढ़ा था, पर इस पेपर 1 में भी आया। और अगर आप चाहो तो क्लाइमेट चेंज पे भी मैंने काफी, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन था, तो आप क्लाइमेट चेंज पे भी जा सकते हो। पेपर 1 टॉपिक 6 में देख सकते हो, आपने क्लाइमेट चेंज को भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से सीधा देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी कोर्स है वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 और एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2, वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखो, दैट इज अबाउट हाउ कैन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड फार्म प्रॉफिटेबिलिटी बी एनहांस्ड विद द इंकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलिटी कॉर्न। ये कॉर्न से लेके पूछ दिया उन्होंने, पर ये आपको पता है कि कैसे इंटेंसिफाई करना है, तो आप उसे लिख सकते हो। जैसे मैंने एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का डिटेल में पढ़ा है, तो दैट कैन बी हेल्पफुल। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा जो मैंने लाइन लिखा है वही है, पर अगर आपको ये कोर्स की आइडिया है, कोर्स का ओवरव्यू है, तो डायरेक्ट लाइन से भी क्वेश्चन आए। पर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, कोर्स का आइडिया, कोर्स का ओवरव्यू अपने पूरा दिखा हुआ है,
तो एज एग्रीकल्चर ऑप्शनल स्टूडेंट यू विल बी एबल टू राइट दीज आंसर्स। अब अगर मैं क्वेश्चन 3 मैं रीड आउट कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन खोल कर रखा हुआ, बार बार पीछे जाना थोड़ा मुश्किल हुआ। क्वेश्चन 3 आप चाहे तो क्वेश्चन खोल के यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन 3 पूछ रहा था व्हाट आर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट वाज व्हाट नॉन वुड, दैट इज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में ये क्वेश्चन था। हाउ डू दे हेल्प लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये इनकी क्या हेल्पफुलमेंट है, कैसे वो हेल्पफुल होते हैं लोकल कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन था। देखिए मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ था फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन फार्मर्स इनकम, टिम्बर तो वुड हो गया, इसको छोड़ के क्या क्या यूज है, देखिए हैंडीक्राफ्ट्स, बास्केटरी, एरोमेटिक्स, ये सब चीज कर सकते हैं, फंस, मशरूम्स, नट्स, फ्रूट्स, ये सब नॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मेडिसिनल एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स हैं, फ्लोरल्स जो फंस वगैरह से आपको मिल सकते हैं, बीड़ी मेकिंग, तेंदू लीव्स, और भी काफी सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो ये मैंने बस जब वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेकर डाला कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आपको अगर आइडिया होगा तो वहां से लिख सकते हो। और नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट आई थिंक इजी टॉपिक, आप सबको ये आराम से कर लेना चाहिए था, और आपने किया भी होगा, मुझे विश्वास है। आई ट्रस्ट यू दैट यू वुड हैव डन इट वेरी इजीली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चरल एंड केमिकल वीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ सोयाबीन एंड वीट। देखिए अब बात रही वीट की, तो मैंने वीट की जो पाएगा जो प्रैक्टिसेस है या फिर प्लांट प्रोटेक्शंस वाले आप जाओगे टॉपिक्स में, तो आप वीट की भी पार्टिकुलर पढ़ाई हुई थी। पर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में ओवरऑल कल्चरल एंड केमिकल मेथड्स बताए थे। केमिकल में मेट्राजीन, सीमाजीन, 2,4-D का एग्जांपल लिया था, कल्चरल मेथड्स बताए थे। तो ये दोनों हर एक क्रॉप में एप्लीकेबल। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं था, आप ये भी लिखते तो थोड़ा एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन तो खराब करना होगा, ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो यू हैव गॉट गुड मार्क्स। तो देखिए ये भी आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर E5E, गिव एन अकाउंट ऑफ जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू क्रॉप प्रोडक्शन। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में देखिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसके आगे भी कुछ बहुत सारे वीडियोस थे, बस एक स्क्रीनशॉट लेके आपको पता है कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया, तो पहले जो 5 क्वेश्चंस थे उसमें सारे के सारे आप कर सकते थे, ऑल द 5। ओके, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कम्युनिटी के जैसे यहाँ कॉर्न को लेकर के, तो मैंने कॉर्न को लेकर तो इंटेंसिफिकेशन नहीं पढ़ाया था, पर अगर आपको ओवरऑल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का आइडिया था तो आप वो कर सकते थे। तो ओवरऑल आप ये 5 क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट नंबर 2 पे बढ़े, तो नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रो इकोलॉजी, व्हाट डज एग्रो इकोलॉजी हेल्प इन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। एग्रो इकोलॉजी से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है, 2A है, और एग्रो इकोलॉजी का मेरा पूरा एक लेक्चर है, तो आपको वहां से ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द पैरासाइटिक वीड्स। देखिए अब 2B जो क्वेश्चन है मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैंने पैरासाइटिक को जब आप क्लास वीड साइंस में जाओगे तो मैंने पैरासाइटिक वीड्स के बारे में जो टाइप्स ऑफ वीड्स थी उसमें बताया हुआ था, पर टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक वीड्स मैंने नहीं बताया हुआ था, तो इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने पढ़ाया हुआ था। और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनोबायोकेने थी, तो अगर आपको इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था जो कि मैंने पढ़ाया था, तो ओवरऑल उसको लिख सकते थे, पर मैं नहीं कहता कि आप इसमें बहुत अच्छा आंसर लिख पाते, और ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं लगा था ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये पैरासाइटिक वीड्स की भी टाइप्स, वीड्स की टाइप्स बोलते तो चलो चलता था, पैरासाइटिक वीड्स की टाइप, तो ये आई थिंक ओवरऑल सबके लिए डिफिकल्ट होगा। और थर्ड क्वेश्चन इसमें 2C जो था दैट वाज, ये था आपको क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के बारे में बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल कॉन्स्ट्रिया, मतलब माइक्रोब्स के हेल्प से आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। तो पैडी क्रॉप रेसिड्यू के बारे में मैं पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कुछ डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल में तो नहीं, कुछ इनसाइट दी थी डिकम्पोजर वगैरह के कैसे उसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं। तो यहाँ से वो क्वेश्चन आप मैं नहीं कहूँ डायरेक्टली, पर देखिए यही बेनिफिट है। जैसे 2A है, 2A मुझे थोड़ा टफ लगा, इकोलॉजी तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा था अपने सकते, बट 2B और 2C थोड़ी, 2C भी आप कर सकते थे, 2B थोड़ी टफ थी, तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते थे। आप क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ सकते थे, देख सकते थे कि 2, 3, 4 में कौन सी मुझे सबसे अच्छी आती है, आप वो करके 2 का एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऐसे करके आपके लिए था। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बीच बीच में मैं ये भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग और बायोडायनेमिक्स ऑफ काउ पैट पीट, मतलब काउ पैट पीट कैसे बनाना होता है। तो मैंने देखिए डिटेल में पढ़ाया हुआ था,
ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये दोनों लेक्चर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग नाम से लेक्चर था, पर मैं डिटेल पढ़ा था। हाँ, पर मैंने वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने कॉपी कैसे बनते हैं वो मैंने नहीं बताया था, पर ओवरऑल आपको आइडिया तो तब लिख सकते थे उस आंसर में कुछ कुछ, पर मैंने वो नहीं बताया था, आई एक्सेप्ट दैट। बट स्टिल मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो दैट इज एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम एंड एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में और सोशल फॉरेस्ट्री का बारे में है। एग्रोफॉरेस्ट्री मैंने एग्रोफॉरेस्ट्री का भी डिटेल में पढ़ा है और सोशल फॉरेस्ट्री भी पढ़ा है। और एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम से मैंने एक एग्रीकल्चर ऑप्शन की जो आंसर राइटिंग सीरीज है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें भी एक क्वेश्चन करा था। आई थिंक दिस वाज डूएबल। नेक्स्ट वाज द वेरियस टूल्स ऑफ प्रॉक्सिमल एंड रिमोट सेंसिंग। ये देखिए मैंने रिमोट सेंसिंग पर जीआईएस पे पेजेस में उसमें रिमोट सेंसिंग का पेजेस किया था। प्रॉक्सिमल क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। प्रॉक्सिमल जब आप काफी क्लोज से कहीं सेंसर लगा के यूज करते हो, जैसे कि सेंसर क्लोज टू प्लांट्स, जैसे कि मान लो ट्रैक्टर में आपने सेंसर सेट कर दिया तो कि प्लांट्स के क्लोज से उसको स्टडी कर पाए, दैट इज प्रॉक्सिमल। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो दैट वाज प्राइमरी पाथवेज ऑफ गैसियस नाइट्रोजन एक्सचेंज, ठीक है, एंड लॉस गैसियस नाइट्रोजन लॉसेस फ्रॉम सॉइल एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रोजन लॉसेस। इस पूरे लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में पढ़ा था कि कैसे नाइट्रोजन लॉस होता है सॉइल से, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो आप ये वीडियोस में जाकर देख सकते थे ये चीज। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्राउंड नट का। डिस्कस द फॉलोइंग इन रिलेशन टू ग्राउंड नट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल, पैकिंग, वीड मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड। तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ वाइल्ड सीड्स में मैंने ग्राउंड नट की बताई हुई थी, तो वहां पर से ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है गिव ए ब्रीफ नोट ऑन जीआईएस बेस्ड सॉइल मैपिंग एंड वाइल्ड मैपिंग। तो जीआईएस के बारे में था, ऐसे जीआईएस से सॉइल मैपिंग और यील्ड मैपिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको आइडिया मैंने इस वीडियो लेक्चर में दिया हुआ था रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में, तो आप वहां से इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। 4 तो जैसे देखो 4 जो है इजी था, 4 डुएबल था। हालांकि वो ग्राउंड नट थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है वो अलग चीजें, पर इसे याद रखना डिफिकल्ट है। पर देखिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि वीड मैनेजमेंट सबका सेम होता है। अगर आप ओवरऑल लग दो तो क्रॉपिंग पैटर्न ग्राउंड नट किस क्रॉप्स के साथ लगा सकते थे, आप दिमाग लगा के लिख सकते थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल ग्राउंड नट सब में जानते हैं सारे क्रॉप्स में, तो ओवरऑल आप इसको लिख सकते थे। तो जैसे आपको इसमें लगा 1 तो लिखना ही था, आपको लग रहा था कि मैं 4 लिख लूंगा या 3 लिख लूंगा, 2 डिफिकल्ट था, मैं थोड़ा 2 सजेस्ट नहीं करता। 4 या 3 में से आपको जो लग रहा था आप लिख लेते, 2 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ऐसे हो जाती, तो ऐसे करके आप कर सकते थे इस आंसर को। नेक्स्ट को देखो तो आप सॉरी मैं क्वेश्चंस को बार बार ऊपर लेके नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी मैंने ये बनाया हुआ था वीडियो, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे और वीडियो रिलीज भी करना था, तो इसीलिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपलसरी है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द वेज एंड मींस ऑफ मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन फॉर कंजर्विंग सॉइल इरोजन का क्वेश्चन था। तो ये देख लो सॉइल इरोजन काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। 5A था। 5B वाज मेजर एम्स ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक देखो हमने वाटर एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी सब में हमने इरिगेशन एफिशिएंसी का ओवरव्यू दिया था। और मेजर एम्स ऑफ इरिगेशन को एज एग्रीकल्चर ऑप्शन क्यों इरिगेशन करते हैं, तो आप लिख ही सकते हो क्रिटिकल पीरियड्स में जब वाटर की जरूरत होती है तो इरिगेशन करना ही पड़ता है, बिना इरिगेशन के हमारी यील्ड नहीं होगी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये सब 5-6 पॉइंट्स आप लिख सकते थे खुद से। तो ये देखो यहाँ से आया हुआ है। दिस वाज 5B। 5C क्या था, वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू फार्म वुमेन एम्पावरमेंट, और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैंने अच्छे से बताया था। फार्म वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज आप लिख सकते हो, ऐसे सोसाइटी का भी क्वेश्चन है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दीज इजी थिंग्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स इन इंडिया। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैंने तो अच्छे से बताया था। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स क्या हो सकते हैं आपको बताइए। आप गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, रेगुलेटेड मार्केट हो गया, रेगुलेटेड मार्केट, नॉन रेगुलेटेड मार्केट, सब मैंने ये दोनों वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने हल्की हल्की सबकी झांकी दी हुई, डिस्कस भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं डिस्कस किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। विलेज मार्केट हो गया, तो ये सारी चीजें इन दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वॉच डिस्कस द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंशन, रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे था, देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें मैंने डैम्स को इस लेक्चर में डैम्स को अच्छे से ये किया था, और कुछ आप इनिशिएटिव जैसे कि यूज कर सकते, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप हो गया, क्रॉप पर ड्रॉप, ये सब इनिशिएटिव्स तो आपको आई थिंक पता होंगे। मैंने कहीं ना कहीं देखो एक जगह कुछ सिमटा हुआ नहीं है कि ये क्वेश्चन आ रहा जी मैंने वीडियो में बता दिया, ऐसे करके तो आपको कहीं कोर्स नहीं मिलेगा।
मैंने जो है आपको हर जगह पे ओवरव्यू दिया हुआ था कि ऐसा आने वाला है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, और देखो मैंने सब आपको दिखा रहा हूँ, विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कोर्स की अहमियत पता चल जाएगी। और जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर ऑप्शन का, तब तक ये कोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इतने अच्छे से मैंने इसे पढ़ा था कि आप जब तक 2024 के लिए प्रिपेयर करो, 2025 के लिए प्रिपेयर करो, 2026 के लिए प्रिपेयर करो, ये कोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जब तक एग्रीकल्चर ऑप्शनल की सिलेबस चेंज नहीं होती है, ये मेजर ड्रास्टिक चेंज इन पैटर्न नहीं आता है, तब तक यही रहेगा। आप इसे मैक्रो इरिगेशन के बारे में लिख सकते थे, तो मैक्रो इरिगेशन के बारे में कुछ इनिशिएटिव से गवर्नमेंट की, ये सब थी। और इस वीडियो में मैंने डैम्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, तो ये आप कर सकते थे। तो 5 नंबर भी आई थिंक इजिली डुएबल था, जो 5 का ABCDE है। फिर आप 6 नंबर पे जाओ, तो पहला क्या है उसमें, देखो कितने अच्छे से दिमाग लगाया। उसमें उन्होंने सीधा नहीं लिखा कि ड्राईलैंड रीजन्स का प्रॉब्लम बताओ, उन्होंने लिखा कि बुंदेलखंड और डेक्कन प्लेट्यू जो ड्राईलैंड रीजन है उनके प्रॉब्लम बताइए, तो सिंपल हो जाता है, और उसके सॉल्यूशंस बताइए। तो ये रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ था क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, उसके सॉल्यूशंस। यहाँ से आपको, आपने अगर ये देखा हुआ वीडियो तो इजीली लिख दिया हुआ। तो ये किसी को कंफ्यूज करने की कभी कोशिश करती है कि चलो इसको कंफ्यूज करते हैं, बुंदेलखंड में ड्राईलैंड रीजन्स में भी वही प्रॉब्लम होंगे जो एक नॉर्मल ड्राईलैंड रीजन्स में होते हैं। तो यू कुड हैव रिटन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देखिए क्वेश्चन क्योंकि मैंने ऊपर रखा हुआ तो बार बार ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ था कि मैं पढ़ के आपको बता पाऊँ। और आई थिंक आप इससे रेफर कर सकते हो, आप भी चाहो तो क्वेश्चन निकाल के इसको देख सकते हो, या फिर आप एक जगह पे क्वेश्चन कहीं पे हो तो लिख वगैरह करके देख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, मैं बस जनरली आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप यील्ड पोटेंशियल इन द रीजन्स वेयर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन। देखिए क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर मैंने ये भी बताया, वाइस से रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीओस के ऊपर, एनजीओस के रोल के ऊपर, वो भी देखो एसएसजी और एनजीओस में मैंने पूरा बताया हुआ था। आई थिंक 6th नंबर वाज आल्सो ड्यूएबल। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो इसमें था एगमार्क और ई नाम के बारे में। तो देखो ई नाम मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, एगमार्क भी बताया हुआ है। अगर आप देखो कुछ आंसर राइटिंग में भी जो भी रिसेंटली आज ही जो मैंने आंसर राइटिंग कराया था उसमें भी मैंने एगमार्क के बारे में जिक्र किया था, तो अगर वहां से भी आपने देख सकते हो एगमार्क नेट के बारे में मैंने वहां जाकर दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव इसके बारे में था। तो ये सारी चीजें कर सकते थे। और इसमें एक डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंस्पेक्शन का फंक्शंस था, हालांकि मैंने वो कहीं जनरली डिटेल में बताया नहीं कि ये फंक्शन है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का, बट ऑब्वियसली देखिए मार्केटिंग और इंस्पेक्शन का डायरेक्टरेट है तो उसका क्या क्या चीज, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सब उसकी चीजें होंगी, इंस्पेक्ट करना मार्केट्स को, यही सब चीजें होंगी। तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते थे बना के, बट ओवरऑल ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टफर आउट कर रखूंगा पहला लेकर, पर वो ओवरऑल रिटर्न लिखने लायक था। दूसरा क्वेश्चन एफपीओस के बारे में, कैसे एफपीओस एम्पावर करता है फार्मर्स को, और कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। देखिए मैंने केवीके मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, और एफपीओस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का 2 महीने पहले ही मैंने आंसर राइटिंग में कराया था, वहां से भी ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट इन रेनफेड एग्रीकल्चर, वाटर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी देखो मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट 8th नंबर पे जाओ, तो व्हाट इज द नीड फॉर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, राइट इट ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर ईच क्रॉप, एमएसपी के बारे में और एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में, तो एमएसपी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट था एवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये देखो एवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन और इसके स्टेप्स जो क्या क्या इन्वॉल्व है वो तो ये मैंने इसमें कवर किया हुआ, आपको इजीली हो जाता। नेक्स्ट था डिस्कस द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, देखो कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, और इसी वीडियो में मैंने इफेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन उसके मेजर्स सब कुछ बताए हुए थे। तो दिस वाज फ्रॉम हियर ओनली। ओवरऑल आप देख सकते हो ये पेपर 2, यहाँ से पेपर 2 भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरह से मेरा कोर्स हेल्पफुल था। मैं आपको और डिटेल पूरी वीडियो देखो, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है इस कोर्स को यूज करके, क्योंकि देखिए 100% तो ये कोर्स आपको करके नहीं दे पा रहा है, नहीं दिया इस बार, आई एग्री, पर एक इस उस लेवल पे आपको बना के ले गया था कि आप आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक 75 से ऊपर तो हिट कर रहा था, 100% नहीं तो 75 से ऊपर तो हिट कर रहा था। और 5 क्वेश्चंस जब पेपर 1 में देखो
अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट से आप कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे कोर्स ज्यादा रिलेटेड थे और ये पांचों आप कर सकते थे। ओवरऑल जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ये पांचों ही करना, और सबको आपको ओवरऑल देखना पड़ता था एग्जाम टाइम की कौन सी मुझे दिखाती है, तो करके आप आराम से इस पेपर में 130 से 140 नंबर या उससे ज्यादा भी ला सकते थे, 150 भी आप टारगेट कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग लगा करके अच्छे से लिखते तो। होप आई होप आपने लिखा होगा, पर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं पेपर 2 के ऊपर। तो पेपर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, इनुमरेट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी फेटस। तो ये मैंने जो सेल स्ट्रक्चर था उसमें ओवरव्यू दिया हुआ था, तो उससे आप कर सकते हो। तो हालांकि मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं, पर 2-3 पॉइंट्स मैंने ओवरव्यू दिए हुए थे कि ये फंक्शन, और ये तो जनरल चीजें हैं, तो आप 10-12 से ही पढ़ रहे हो, तो आई थिंक ये करने लगता कर सकते थे। पेपर 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट यू वाज अबाउट, लेट मी ओपन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए मैंने ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन को काफी डिटेल में तो नहीं पढ़ा था, पर पार्शियली कहीं कहीं पे मैंने उसके बारे में आपको बताया था। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ाया था एक बार, और क्रॉप इसको लेकर के क्रॉस पोलिनेशन को लेकर के इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसी वीडियो में डिटेल में बताया हुआ था। तो ओवरऑल अगर आपको आइडिया होता तो आप वहां से कुछ कुछ लिख सकते थे, मतलब इस क्वेश्चन में 3 से 4 मार्क्स का लिख सकते थे। अगर आप कोर्स देखो तो अगर आपको जनरली पता था तो आप अच्छे लिख सकते थे। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो briefly discuss the requirements of production of certified seed। देखो सीड प्रोडक्शन मैंने अच्छे से बताया, और यहाँ पे क्लासेस ऑफ इम्प्रूव्ड सीड देख रहे हो लिखा हुआ, उसमें मैंने सारे सीड्स के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड सीड की क्या क्राइटेरिया थे कि इतना परसेंटेज जो उसका प्योरिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब मैंने बताया था इसमें। आई थिंक इट वाज सो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज discuss give the classification of soil water, briefly discuss soil moisture availability with respect to soil water types of soil water। देखो डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया, इसमें मैंने मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया था कि किस किस सॉइल वाटर में किस तरह से मॉइस्चर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन वाज राइट अबाउट द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस। मैंने देखिए अब इसमें मैं बताता हूँ, मैंने जनरली राइस को लेकर कहीं नहीं बताया, पर सेंटर ऑफ ओरिजिन मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ था। एक यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ ओरिजिन मैंने पढ़ा हुआ, और एक जो मैंने आंसर राइटिंग कराया था उसमें भी सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था वो हिंदुस्तान सेंटर का से राइस आया था। तो अगर आपको वहां से आइडिया होता तो आप इस क्वेश्चन को बना के लिख सकते थे कि हिंदुस्तान सेंटर था, हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन था राइस का, और वहां से राइस ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम वाइल्ड वेराइटीज वगैरह। अगर आप देखो ये सेंटर ऑफ ओरिजिन का वीडियो तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है दैट वाज अबाउट 2A था मोलिकुलर मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए अब मैं इसमें एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती, सेल मेम्ब्रेन को उतनी तो मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, पर उनके मॉडल्स हैं, क्योंकि देखो आप आंसर में देखो तो क्या क्या मॉडल्स पूछे जा रहे हैं आपसे, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, चलो ये तो इम्पोर्टेंट है, ग्रीन एंड कैपडी मॉडल, रैकर मॉडल, तो ये सारी चीजें मैंने नहीं, ये सारे मॉडल को मैंने डिस्कस नहीं किया था, एक्सेप्ट है। तो ये टफ था, और मुझे नहीं लगता ये आपके लिए, ये काफी स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को लेकर सिंपली। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन था 7 डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने यूज किया था, जैसे हाइट ऑफ ट्री, पॉड कलर, पॉड शेप ऑफ ये आपका सीड्स, राउंड की, रिंकल, ये सब आपको 7 कैरेक्टर्स लिखने थे। और उसके बाद क्यों मेंडल ने पी को सिलेक्ट किया उसके बारे में लिखना था। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका था लॉ ऑफ इन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और उसके एविडेंसेस के बारे में। तो लॉ ओवरऑल जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था उसमें मैंने ये लॉज ऑफ हेरिडिटी को पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ था, पर स्टिल द सेकंड क्वेश्चन वाज अ टफर वन। तो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसे स्किप किया होगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपनी पावर ऑप्शंस का, क्योंकि आपको 8 में 5 करने हैं, तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर इज आस्किंग मी अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मेथड्स ऑफ। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ और नीचे भी थे, मैं नहीं ले पाया इतने दूर स्क्रीनशॉट ले पाया। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पढ़ा था, वो एक ओवरव्यू वहां से मिल जाता, और क्यों प्लांट ब्रीडिंग करना चाहिए तो सारे वीडियोस आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल ही जाएगा, तो ये हो जाता। सेकंड वाच सार के बारे में था, सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था। एडवांटेजेस ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स, देखो
ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ये दो मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और एक इसमें और सी नंबर था ग्राफ्ट इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, ग्राफ्ट एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट होता है, तो वो मैंने नहीं पढ़ाया था। आई थिंक 3 नंबर का सी मैंने नहीं बताया था, तो एक्सेप्ट दैट। अब फोर्थ पे आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में था, तो ये तो मैंने काफी अच्छे से बताया दिया। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। फिर 4B जो था वो स्टोमाटा के बारे में था, और उसके इफेक्ट ऑफ लाइट वाटर डेफिसिट CO2 कंसंट्रेशन से किस तरह से स्टोमाटा, देखो मैंने बताया था लाइट को लेकर भी बताया था, फिर किस तरह से वाटर अंदर बाहर आते हैं, तो ये मैंने देखो एनाटॉमी बना के उसको समझाया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से डील कर सकते थे। थर्ड वाज डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। सीड सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन को मैंने डिटेल में ऐसा तो नहीं पर ओवरव्यू दिया था, तो वहां से आप लिख सकते थे। फिर दो 5 नंबर क्वेश्चन था, तो देखो इसमें आप 1 और 4 चाहते तो मेरे कोर्स से बता रहा हूँ, 1 और 4 अच्छे से था, 2 और 3 में तो 2 तो मैं थोड़ा सा बात ना ही करूँ तो अच्छा है। उसमें जो साइटोप्लाज्म वाला तो वो तो मैंने नहीं बताया, सॉरी सेल मेम्ब्रेन वाला जो था वो तो मैंने नहीं बताया था। 3 में मैंने बस वो ग्राफ्ट इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं बताया था, बाकी सारी चीजें मैंने बताई थी। अब 5 फिर भी 1 और 4 आप उसमें रखो ऑप्शन। 5 नंबर देखो फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रोसेसिंग उसके क्या कॉन्स्टेंट्स हैं उसके बारे में पूछा, तो मैंने कॉन्स्टेंट्स यहाँ बताए हुए थे, प्रोसेसिंग कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद आपका फंक्शंस क्या है आपका, उसके बाद ना बी है मेंथा कल्टीवेशन के बारे में, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मेंथा का, मेंथा दैट इज मिंट। अब देखिए यूपीएससी थोड़ी सी यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट के लिए टफ हो गया होगा, क्योंकि मिंट एक इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है कि ज्यादा लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो नॉर्मल सब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वगैरह मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ये सब देख लेते हैं, पर मिंट थोड़ा सा ये था। पर फिर भी आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की मैं अटेम्प्ट करने को ट्रिक बताता हूँ। जैसे इसमें क्या क्या पूछा था, विद रेफरेंस टू वेराइटीज, वेराइटीज आप नहीं कर सकते, ये छोड़ दो। सॉइल, सॉइल में कुछ नहीं पता, लोमी सॉइल लिख दो, सारे क्रॉप्स लोमी सॉइल में अच्छे से होते हैं, मीट तो इस रीजन में होता तो अच्छे से होगा ही। उसके बाद क्या है देखो, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सबको जानते हैं, NPK लगता है क्रॉप्स में। उसके बाद FYM उसमें आप डाल सकते हो, ऑर्गेनिक मैन्यूर डाल सकते हो, कुछ नहीं पता तो 10 टन पर हेक्टेयर तो आप जानते ही हो, ओवरऑल एक बेसिक ये स्टैंडर्ड होता है, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते थे। फिर उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग, लिप्स है आप जानते हैं, तो लिप्स को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी अच्छी सी प्लकिंग अच्छे से होनी चाहिए, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह हो गई है, फिर जो कोल्ड चेन्स में उसकी स्टोरेज ये सब अच्छी से होनी चाहिए, तो अगर आप लिख सकते थे। मतलब 10 में अगर आपको दिमाग लगाते, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की सब ट्रिक्स है, वैरायटी को छोड़ के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, सॉइल, ठीक है, ये सारे ओवरऑल होती है, सारे क्रॉप्स की एक ही टाइप की होती है। अगर आपको दिमाग ध्यान में रहे थोड़ी से तो आप उसे बना के लिख सकते हो। तो 10 में से आप इसमें चाहते तो 3.5 नंबर और ले सकते थे, और नहीं बैठ रहा था, तो ये ट्रिक मैंने बताया, देखो आपको हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर, देखो पहले फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की क्या क्या रोल है वो सारी बताई हुई थी। नेक्स्ट आप बढ़ते हो तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ कॉटन, यहाँ कॉटन व्हाइट फ्लाई आपको दिख रहा होगा, पर इसके बाद जैसे आप अगर वीडियो देखोगे तो उसमें था कॉटन व्हाइट फ्लाई के बारे में और उसका कंट्रोल, इसमें मैंने कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल तीनों मैनेजमेंट बताया था, तो ये तो इंटीग्रेटेड है। और जरूरी है नहीं है कि कॉटन व्हाइट फ्लाई बस उससे हो और ये मैनेज, जितने भी मेजर पेस्ट्स हैं कॉटन के वो सेम प्रोसेस से मैनेज होते, मोड एवर सेम थे ओवरऑल, तो यहाँ से आप वो कर सकते थे। फिर देखिए अभी यूपीएससी आपको थाली में तो परोसेगा नहीं, पर फिर भी स्टिल इतना जो आपको मिल रहा है दिस इज मोर देन इनफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में यहाँ पे क्या हुआ था, चिल्ड्रन और वुमेन में और क्या क्या डिजीजेस से हो सकती है। देखो मैंने हिडन विंगर की बात की थी, ब्रेस्ट फीडिंग की बात की थी, चिल्ड्रन में स्टंटेड ग्रोथ होता है, वीक इम्यूनिटी होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में लो बर्थ वेट होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, और काफी सारी चीज डिस्कस की थी, तो यहाँ से आप कर सकते थे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के 2 लेक्चर है, आप वहां से देख सकते थे। और क्या क्वेश्चन है, और उसमें आपको पोमीग्रेनेट की बैक्टीरियल ब्लाइट और राइस ब्लास्ट के बारे में था। तो आई थिंक पेस्ट अगर आप प्लांट प्रोटेक्शन में जाकर चेक करो तो शायद मैंने वहां तो पोमीग्रेनेट पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ था तो इंटीग्रेटेड डिजीज आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ डिजीज मैनेजमेंट, सो ओवरऑल आप कर सकते थे आंसर। फिर नेक्स्ट है देखो, फिर देखो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आपको आता है, मैंने पपाया पढ़ा है, मैंगो पढ़ा है, गुआवा मेरे से मिस हो गया।
फिर भी आप इसको कैसे कर सकते थे, जैसे क्लाइमेट हो गई, क्लाइमेट तो जानते हो जो पपाया की है सिमिलर, तो बस वैरायटी छोड़ के आप सब कुछ लिख सकते थे इसमें यार, तो इसमें भी आप नोट्स उठा सकते थे। फिर नेक्स्ट है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मेरी गोल्ड से रिलेटेड का, देखो मैंने मेरी गोल्ड पढ़ाया हुआ है, मैंने हुआ मेरे से मिस हो गया, पर स्टिल आप लिख सकते थे इट वाज डूएबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, ये मैंने ओवरऑल बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाया, पर फोटोसिंथेसिस में सबको मैंने ओवरव्यू दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, सॉरी फिर नेक्स्ट है केल्विन साइकिल एंड हैथम-स्लैक साइकिल। तो मेरा एक लेक्चर था, आई थिंक इसमें मैं स्क्रीनशॉट डालने भूल गया, C3 C4 और कैम प्लांट्स पे, उसमें मैंने केल्विन साइकिल वगैरह सब डिस्कस किया था, तो वहां से देख सकते थे आप। फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में, ये देखो इसमें स्टेप्स था पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस की पूरी स्टेप्स थी, सो यहाँ से आप इसको कर सकते थे। तो इसमें इसमें कौन सी आप करने लायक थी, देखो अब इसमें 5 तो आप करना ही था किसी तरह से, आई थिंक 6 डुएबल था, 7 को मैं भी ऑप्शनल में रखूंगा, 8 में देखिए इसलिए ऑप्शन में रखूंगा क्योंकि हाँ भले ही मैंने टॉपिक्स पढ़ाया था, पर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस पिगमेंट की कैसे कैसे होती है, उसके बाद C3 कैम और हैथम-स्लैक वो याद उतने रहते नहीं है, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। 6 था कि थोड़ा राइटेबल था, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं थी, ओवरऑल लिख सकते थे, इसलिए मैंने 6 रहने दिया, 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 7 नंबर, सॉरी दैट इज 8 नंबर, और ये 8 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज पहला तो है कैसे प्रोडक्शन हुआ लास्ट 1 डिकेड में, ठीक है, चेंज कैसे, लेट्स चेंज इन लास्ट 1 डिकेड विद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इंपैक्ट्स ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो मैंने इसमें बताया हुआ था डिकेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के बारे में, इसका आगे भी बताया हुआ था कुछ कुछ, तो एक ओवरऑल आपको व्यू लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आप कर सकते थे इसको, ये आपको जनरली खुद से बना के रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिसीज पूछी थी गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो देखो मैंने पॉलिसीज यहाँ पे बताए हुए थे इंटरनेशनल, और इसके बाद एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे इन नेशनल इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज में भी मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्लासिफाई फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, राइट डाउन ए बैलेंस्ड डाइट। बेसिस ऑफ द फंक्शंस पे फूड को कैसे आप कर सकते हो, कुछ फूड में विटामिन रिलेटेड होते हैं, कुछ आपकी एनर्जी देते हैं, कुछ प्रोटीन देते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट देते हैं, दिस आर द फूड की टाइप्स थी ना, कार्ब्स देते हैं, और बैलेंस डाइट में क्या क्या रहनी चाहिए और उसकी क्या रोल है ह्यूमन की, डाउन है बैलेंस डाइट, एक सेडेंटरी वुमेन की बैलेंस डाइट आपको लिखनी थी, सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, से लिख सकते तो ओवरऑल कुछ भी लिखते नॉर्मल ठीक ठाक एक हेल्दी डाइट तो आपको मार्क्स मिल जाती। सो आई थिंक 8 डुएबल था। तो अगर आप पेपर 2 में देखो तो कौन कौन से मैंने लिखे, 5 6 8 3 हो गए, मैं अपने कोर्स को लेकर बता रहा हूँ जो आपके लिए डुएबल था, आई थिंक 1 और 4 डुएबल थे, ये 5 क्वेश्चन मैं बनाता अगर मैं पर बैठता तो आई थिंक ये मैंने प्रूफ भी दे दिया आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कभी देखिए मैंने एक लेक्चर का इसलिए डायरेक्ट स्क्रीनशॉट दिया क्योंकि लेक्चर के अंदर देखोगे आपको तो डायरेक्टली काफी डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या एक स्क्रीनशॉट डालूं, मैं लेक्चर ही डाल देता हूँ कि आपको लेक्चर देख करके आपको एक आइडिया लग जाए। आइडिया क्या, उसमें मैंने आंसर सी डायरेक्टली थे उस लेक्चर से, इसीलिए मैंने ये दिया हुआ है। तो ओवरऑल पेपर 2 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर स्टिल 120-30 मार्क्स ला सकते थे। तो अगर आप जोड़ो 140 प्लस 130 270 प्लस आ सकती थी आपकी, और ये तो काफी अच्छे मार्क्स होते। इस बार के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऑप्शनल के पेपर्स मैंने सारे सब्जेक्ट्स के देखे हैं, तो ओवरऑल आई थिंक 270 और हैव जो गुड मार्क्स फॉर ऑप्शनल में, आई थिंक दिस। और अब बढ़ते हैं अप्रोच कैसे करना है एग्रीकल्चर ऑप्शनल को। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, दैट वाज वेरी काइंड ऑफ यू। और अब मेन चीज की बात है, कैसे अप्रोच करें। देखो 60% बेस है ना, मैं अपने यूट्यूब चैनल को लेकर बोलता हूँ, तो 60% आपकी बेस है ना वो बन जाएगी लेक्चर से, जो मैंने डिटेल में पेपर 1 और पेपर 2 पे पढ़ाई हुई है। 20% जो भी छोटी बड़ी चीजें हो गई वो आप डेली आंसर राइटिंग करो। जो मेरी एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, अब वहां देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग की सीरीज है, उसको आप प्रैक्टिस करो, उससे देखो आप प्रैक्टिस भी होगा आपकी, और जो लेक्चर्स में छोटे बड़े चीज हैं वो भी कंप्लीट ये कर देगी। समझ रहे हो आप, ये हो गया 80% तो आपको मेरे YouTube पेज से कवर हो जाएगा। अब बाकी का 20% आपको खुद से करना है, दैट इज वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन आप कैसे करोगे,
आप अपने जो भी मैंने पढ़ाया हुआ लेक्चर्स या जो भी मैं एग्रीकल्चर ऑप्शन में पढ़ाता हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पढ़ाता हूँ, उसमें आप एग्जाम्पल्स ऐड कर दो। मैंने कहीं पे 6 पॉइंट्स लिखा है, आप उसको बढ़ा के 10 पॉइंट करो, जो आपको अपने हिसाब से लग रहा है। जैसे मैंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात की, जैसे गुआवा मेरे से छूट गया, मैंने मान के चलो मैंगो, पपाया, एप्पल, पोमीग्रेनेट, ये 4 की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताई। आप और इम्पोर्टेंट क्रॉप फ्रूट ढूंढो, क्या क्या हो सकते हैं फ्रूट्स क्रॉप्स, आप इसमें डालो गुआवा को, आप इसमें डालो, देखो कि क्या क्या और छूट रही है उसको डालो, कैरेट को डालो, आप इसमें ऐसा सब भेजिए चीजें आप वैल्यूएशन कर सकते हो। जो फ्रूट्स छूट रही हैं आप इसमें बनाना को डालो, जैसे कि मैंने बनाना बताया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बनाना को डालो, सर ने ये 4 बताया, इससे रिलेटेड ये क्रॉप्स पे तो पूछ सकता है एग्जाम में, इसको भी डालो, क्योंकि हर चीज तो मैं नहीं कर सकता। तो ये 20% जो है ये आपको खुद से करना है वैल्यू एडिशन। अगर आप इस चीज को करते हो तो आई गारंटी यू कि आपके एग्रीकल्चर ऑप्शन में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो 60% बेस तो आपको लेक्चर से आसानी से कवर कर ही मिल ही जा रहा है, मतलब 60% से मतलब 75% अराउंड इस बारे में मैंने दिखाया, अगर वो हिट किया है क्वेश्चन, फिर भी आप 60% बेस जो आपको लेक्चर से मिल जाएगी, प्रैक्टिस और कंप्लीट हो जाएगी। जो लेक्चर छोटे बड़ी चीजें हैं वो एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली आप देख करो, इसे ये सीरीज में डेली चलाता हूँ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, आई गारंटी यू। काफी सारे क्वेश्चन तो इससे भी आए हैं, पर मैं उतना डिटेल में गया नहीं, मैंने अपने लेक्चर्स पे कट आउट करके रखा। 3-4 क्वेश्चन आई थिंक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से भी थे, जो कि रिसेंटली मैंने 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया। 80% होगा, 20% खुद से वैल्यू एडिशन करो, नोट्स बनाओ। और नोट्स की बात है, अगर आप नोट्स बना पा रहे हो खुद से तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हो तो नोट्स अवेलेबल हो चुकी है, आप वहां से ले सकते हो। कंप्लीट नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शन इज अवेलेबल एंड यू कैन, फॉर दैट यू कैन मेल मी ऑन एग्री ऑप्शनल OPTIONL ऑप्शनल और यूपीएससी, नो कहीं पे कोई स्पेस नहीं है, @gmail.com। इस मेल पे आप करो, मैंने पिन कमेंट में भी से डाल दूंगा, और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, देख सकते हो मैं भाई, जब इससे ज्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से विथ प्रूफ बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 में मेरे कोर्सेज से आए हैं। अब थाली में तो यूपीएससी परोसेगी नहीं, पर इतना यूपीएससी मेरे को आ रहे हैं, 60-75% में बता रहा हूँ, 20 से 22% डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन 1-2 को छोड़ के, 2-3 को छोड़ के तो सारे इनडायरेक्टली तो आएंगे। डायरेक्टली की बात करूँ तो मैं 18-20 क्वेश्चन तो डायरेक्टली लेक्चर्स हैं, जो कि आपने लेक्चर देखा तो डायरेक्टली लिखते थे। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या करके दे सकता हूँ। सो आई होप आपके लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। और देखिए 75 जो मैं 8% या 70% ही कर ले लूँ, 8% तो मैं पूरी का 28 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अब बनाने कितने 19, तो जो अगर हिट नहीं भी किया, आपने नहीं पढ़े, तो उसे अपने एलिमिनेट कर सकते हैं हम। सो दैट कुड बी हेल्पफुल। सो आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने डिस्कस भी कर लिया, थोड़ी टफर साइड पे थी इस बार ऑप्शनल की पेपर, तो अपना सोचना नहीं कि मेरी थोड़ी खराब चलेगी, सबकी थोड़ी थोड़ी गई थी, पर ओवरऑल एक अच्छा पेपर था। और 270+ आई थिंक आप सब आराम से स्कोर कर रहे हो, 260-270+ और एक बहुत अच्छा स्कोर होगा इस बार ऑप्शनल में। जो 280+ स्कोर हो जाएगा तो अमंग टॉपर्स बहुत अच्छा स्कोर होगा। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को डेली आप सबके लिए बनाने के लिए। और क्योंकि देखिए मैं भी अभी जो कोर्सेस हैं हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, उसे चलते रहने दो। टेस्ट सीरीज में जल्दी लाऊंगा, कुछ मंथ्स में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तब तक टेस्ट सीरीज आने तक आप ये सारी सीरीज कंप्लीट कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो 2-3 महीने में, ताकि टेस्ट सीरीज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहां से फायदा उठा पाओ। नोट्स अवेलेबल है जो मैंने बता भी दिया, आप यहाँ से इस मेल करके यहाँ से नोट्स ले सकते हो। अगर आप नोट्स खुद से नहीं बना पा रहे हो, और खुद से बना पा रहे हो तो खुद से बना सकते हो, कोई हर्ज नहीं एक लेना ही है, यहीं से आप लेक्चर्स देख के बना सकते हो। ये बस एक आपको हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो ये था मेरा डिस्कशन ओवरव्यू एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।